अस्सलामुअलैकुम। ADO रेडियस क्लास भी हमारा आज सेकंड लेक्चर है जो भी यूट्यूब पे मैं अपलोड करने लगी हूँ। साइकोलॉजी वाले चैनल पे आपने इसको वहीं से जाके ओपन करना है। कोर्स कंटेंट मैंने अभी आपको जब दोपहर को मैंने क्लास ली थी लाइव, तो उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया था कि कोर्स जो कंटेंट है वो 8 चैप्टर्स में डिवाइड हो रहा है। तो उसके अंदर 4 चैप्टर्स हमारे मिड टर्म में और नेक्स्ट 4 शुरू के 4 मिड में आएंगे हमारे स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, स्लीप साइकिल वगैरह, ये ड्रीम्स और साइकोएक्टिव ड्रग्स तक, और फिर लर्निंग से स्टार्ट होकर एंड तक जो मोटिवेशन और इमोशन वाले चैप्टर्स हैं, ये 4 चैप्टर्स अलग होंगे जो फाइनल टर्म में आएंगे। और जो मिड टर्म वाला सिलेबस है वो 8 वीक्स में हमने उसको कवर करना है। तो भी मैंने आपको एक फ़र्स्ट टॉपिक अभी इसका डेफिनेशन जस्ट करवाई थी और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कराया साइकोलॉजी का। नेक्स्ट हमारा साइंटिफिक के साथ ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। अब इसमें मैंने आप ऑलमोस्ट 14 स्लाइड्स जो हैं वो मैंने अपलोड की हैं, लेकिन साथ ही मैंने कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट कर दिया। आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स को फॉलो करना है और शॉर्ट आंसर्स के लिए ही इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। डिटेल क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अब साइकोलॉजी का क्या है कि ये इवॉल्व कहाँ से हुई है। 3 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ से इवॉल्व हुई है, फ़िलासफ़ी, साइंस और मेडिसिन से। फ़िलासफ़ी से, मेडिसिन से और थियोलॉजी से, ये 3। और चौथा जो साइंस है वो बेसिकली साइंस के अंदर सारे जो नेचुरल सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह, फिज़िक्स और ये सारी साइंसेज आ जाती हैं। तो इवॉल्व हुई है कहाँ से साइकोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है फ़िलासफ़ी से। बेसिकली साइंस सब्जेक्ट्स ने इसके ऊपर इम्पैक्ट है उनका, मेडिसिन का है, और थियोलॉजी जो होती है वो फ़िलासफ़ी को कहा जाता है। तो रूट्स जो हैं साइकोलॉजी की वो इजिप्ट की जो इजिप्शियन मिस्ट्री सिस्टम है, ये जो इजिप्ट के अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट्स हुई वहाँ जाके ये लाया करती है। नॉलेज सबसे पहले इवॉल्व होना शुरू हुआ, राइटिंग रीडिंग सिस्टम जो इवॉल्व हुआ तो वो इजिप्ट से हुआ, और वहाँ से फिर जो नॉलेज है वो बोरो किया ग्रीक्स ने। तो इस तरह से ये हिस्ट्री में रूट्स जो हैं वो इजिप्शियंस के ऊपर जाती हैं कि सबसे पहले वहाँ एंशियंट जो नॉलेज था वो सबसे पहले वहीं से डेवलप होना शुरू हुआ। अब हमने देखा है कि हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर 5 मेजर एराज आ जाते हैं जो डिवाइड किया गया है इसकी साइकोलॉजी को की हिस्ट्री को 5 मेजर एराज में, यानी 5 मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 मेजर एजेस में है। सबसे पहले एरा जो है वो एंशियंट पीरियड का है, ये सबसे कदीम तरीन दौर था। उसके बाद सेकंड एरा जो है वो ग्रीक पीरियड्स का आता है। फिर तीसरा मेडिवल पीरियड है जिसके अंदर 2 फर्दर सब एराज आते हैं, यूरोपियन पीरियड और मुस्लिम पीरियड। फिर रेनेसेंस पीरियड है, उसके बाद मॉडर्न पीरियड है। रेनेसेंस जो उसको उर्दू में एहयाए अलूम, तहरीक एहयाए अलूम कहा जाता है। मेडिवल जो पीरियड था उसमें यूरोपियन जो पीरियड था वो डार्क एजेस कहलाता है, और फिर मुस्लिम पीरियड उसी दौर का जो मेडिवल पीरियड है उसको गोल्डन एज कहलाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी एडवांसमेंट उसी एज में की। तो जो रेनेसेंस पीरियड है उसमें दोबारा से एक तरह से यूरोप जो थी उसका अपब्रिंग हुआ, और फिर मॉडर्न पीरियड जो है उसमें हमने देखना है कि किस तरह से जो मॉडर्न अब साइकोलॉजी एक साइंस के तौर पर सामने आई है। तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो मॉडर्न पीरियड के हवाले से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको यहाँ इस स्टेटस तक लाने में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सबसे फर्स्ट एरा जो है वो एंशियंट इजिप्ट है। उसके अंदर आपने मेजर पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इसके अंदर हर एक जो फिलोसोफर है उसके अंदर उसकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आपने 2-2, 3-3 या 4-4 पॉइंट्स की फॉर्म में आपने सिर्फ वही करनी है, डिटेल में आपने नहीं जाना। एंशियंट इजिप्ट जो है उनके अंदर सबसे पहले उनका क्या चीज़ थी, उनके अंदर उन्होंने मिस्टिसिज्म जो है उसके हवाले से उनका ज़्यादा काम था, और मिस्टीरियस चीज़ों के ऊपर उनकी जो ज़्यादा अप्रोच जो थी वो उन्होंने डेवलप की। और राइटिंग सिस्टम जो है जितने क्रिएटिव राइटर्स जो है उनके अंदर जो है वो बहुत सारे रिपोर्ट हुए, उन्होंने राइटिंग के लिए प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स जो थे वो इन्वेंट किए। इन्वेंट करने का सेहरा तो उनके सर है, लेकिन उन्होंने इसकी एडवांसमेंट में इतना रोल प्ले नहीं किया जितना फिर ग्रीक्स ने यहाँ से नॉलेज को बोरो करते हुए उसको मज़ीद जो है वो उसको एलेबोरेटिवली उसके ऊपर स्टडीज़ की। अगला इनका जो कॉन्सेप्ट वो स्क्राइब ऑफ गॉड्स का है। इन्होंने फिर गॉड्स बनाए और इन्होंने विजडम के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, फिर सन के लिए, वेल्थ के लिए, और इस तरह इन्होंने डिफरेंट तरह के गॉड्स जो थे वो भी सब्सक्राइब इन्होंने किए और बताया कि हर जो एक इरा है, हर कोई एक फंक्शन जो होता है उसके लिए ख़ास एक गॉड होता है। तो GOD ये स्मॉल जी वाला गॉड। आगे फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज की फाउंडेशन इजिप्ट जो है उन्होंने रखी, और यहीं से फिर जो ग्रीक्स कंट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने बेसिक्स जो है नॉलेज की वो यहीं से लेके उन्होंने फर्दर अपना काम जो उसको एलेबोरेट किया। नेक्स्ट जो इरा है वो एंशियंट पीरियड की बात आता है, ग्रीक्स कंट्रीब्यूटर्स का इरा।
ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो थे उन्होंने एडवांसमेंट ऑफ साइकोलॉजी में बहुत रोल प्ले किया, और इनके जो ग्रीक्स थे उनके अंदर बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स जो थे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस और थिंकिंग्स जो हैं वो इसमें भी हमने पढ़नी है। तो रूट्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी जो थी बेसिकली वो ग्रीक फिलोसफी के ऊपर ही बेस कर रही थी, जिन्होंने कि इजिप्शियन से प्रॉपर नॉलेज को बोरो किया था और उसको इलेबोरेटिवली स्टडी किया था। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स यहाँ इनके पास थे, जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, पाइथागोरस वगैरह, ये सारे ग्रीक कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है बेसिकली वो लेट 1800 में स्टार्ट हुई, और उसके अंदर फिर जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे वो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी उनके नाम में यहाँ पर भी डिस्कस नहीं करती क्योंकि बच्चों को ये चीज़ अभी डिफ़िकल्ट लगेगी। तो बस आपने यही याद रखना है कि मॉडर्न साइकोलॉजी जिसकी बिगनिंग 1800 लेट 1800 में हुई, और उसमें कुछ फिलोसफर्स जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं, जैसे फिर सिगमंड फ्रॉइड वगैरह और बहुत सारे और जो फिलोसफर्स हैं वो। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इम्पॉर्टेंट फिगर्स स्टडीज़ के हवाले से हमने देखनी है, उनमें हमने उनकी सिर्फ जो मेजर फंक्शन या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वही देखनी है। हर एक जो पर्सन है उसकी क्या इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका क्या उसने जो है वो इवॉल्व किया, नॉलेज का कौन सा जो एरिया है वो उसने दिया, किस हवाले से उसका वर्क था। थेल्स जो है ये सबसे ग्रीक फ़िलासफ़र्स में से ओल्ड सबसे एंशियंट है, और उसने कहा कि नेचर ऑफ मैटर, उसने सबसे पहले इस पर क्वेश्चन किया कि क्या है नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट है हीराक्लाइटस। हीराक्लाइटस ने जवाब दिया था इस आंसर का कि मैटर जो है वो सिर्फ एक चीज़ से मिलकर बना है, एक ही एलिमेंट है, जिससे फायर का एलिमेंट जिससे ये जो मैटर है वो बना है। आगे फिर पाइथागोरस का है। पाइथागोरस जो है ये बेसिकली फ़िलासफ़र था, और इसने लेवल्स ऑफ पीपल जो हैं वो डिस्क्राइब किए। पाइथागोरस बेसिकली मैथमेटिशियन था, फ़िलासफ़र भी था और मैथमेटिशियन था, और उसने बताया कि सोसाइटी के अंदर 3 मेन लेवल्स पाए जाते हैं पीपल के, लो स्टेटस, मिडिल स्टेटस और हाई स्टेटस के पीपल। वो लोग होते हैं जिनका वो पीपल होते हैं जिन जो ट्रेड वगैरह में लेस इंटरेस्ट शो करते हैं और उनके पास इतनी इनकम नहीं होती, और मिडिल स्टेटस में वो होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं रीच बनने के लिए, और हाई में वो होते हैं जो ऑलरेडी रीच होते हैं। फिर डेमोक्रेट्स का है। डेमोक्रेट्स जो था उसने उसकी इस हवाले से बहुत एक इम्पॉर्टेंट उसने एक डिस्कवरी की थी कि मैटर जो है वो इंडिवाइजिबल मैटर जो है वो इंडिविजिबल एक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको मज़ीद स्प्लिट नहीं कर सकते छोटे छोटे पार्टिकल में, वो एटम कहलाता है। एटम इंडिविजिबल होता है और उसको मज़ीद हम स्प्लिट नहीं कर सकते छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो डेमोक्रेट्स की कंट्रीब्यूशन थी। आगे आ जाता है प्रोटागोरस। प्रोटागोरस ने जो है उसको फादर ऑफ रिलेटिविज्म कहा जाता है। उसने थेरीज दी कि हर चीज़ जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हम उसको देखते हैं, एक्सट्रीम पर और एब्सोल्यूट कोई भी अमाउंट या वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है। फिर उसने कहा मैन इज़ द मेजर ऑफ़ ऑल द थिंग्स। उसने कहा सोसाइटी में मैन जो है उसी की वजह से ट्रूथ प्रिवेल कर रही है, और सारी अच्छी वैल्यूज़ या बुरी वैल्यूज़ उसी की वजह से ही होती हैं, क्योंकि मैन सोसाइटी में मौजूद है। और सोसाइटी के बारे में उसने कहा कि पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल होती है, और यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको लोगों को फॉलो करना होता है। अगला है एल्कीमन। एल्कीमन बेसिकली ये ये था ग्रीक फ़िलासफ़र्स में। इसने जो है वो एक तरह से ये बायोलॉजिस्ट था, और इसने डाइसेक्ट किया एनिमल की बॉडीज़ को, और उनके अंदर से ऑर्गन्स इसने निकाल के स्केलेटन, उनके मसल्स वगैरह इसने इन डिटेल स्टडी किए। और फिर सेंसेशंस कैसे होती हैं उसको, उस वक्त के सेंसेशन टर्म्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उस दौर में उन्होंने ये डिस्कवर किया कि चैनल्स हैं जिनके थ्रू सेंसेस जो हैं बेसिकली वो चैनल्स होते हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को ला रहे होते हैं और लेकर जा रहे होते हैं, और सेपरेट प्रोसेसेस होते हैं परसेप्शन के हवाले से। और इसी तरह उसने हेल्थ और इलनेस वगैरह जो उसको भी उसने कॉन्सेप्ट की, हेल्थ क्या होती है, डिसबैलेंस होता है बॉडी के अंदर, और जब तो वो फिर पर्सन अनहेल्दी हो रहा था, तो इलनेस वगैरह को उसने इसका डिफाइन किया। अगला है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो है उसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी मेडिसिन जो है वो इन्वेंट की। और इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेन उसने बताई। सबसे एक बड़ी कंट्रीब्यूशन जो हिप्पोक्रेट्स की थी वो ये थी कि उसने लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है उनके फंक्शंस को उसने डिस्क्राइब किया कि लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। दो मेन हेमिस्फीयर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर्स, आपस में सेंटर में से जुड़े हुए होते हैं कॉर्पस कैलोसम के साथ। उस वक्त तो ये इतनी डिटेल स्टडी नहीं पता थी, लेकिन उसने ये कहा कि ब्रेन का जो राइट साइड है वो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और ब्रेन की जो लेफ़्ट साइड है वो
राइट साइड को, और ब्रेन की राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। इसका ऑपोजिट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो ऑपोजिट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर उसकी एक और बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, उससे फ्लूइड्स ऑफ बॉडी बताया। उसने कहा कि खून के अंदर या बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, ब्लड के अलावा और भी फ्लूइड्स मौजूद हैं। 4 फ्लूइड्स बताए उसने कि बॉडी के अंदर हो सकते हैं। ब्लड है, ब्लैक वाइल, येलो वाइल और फ्लेजम। और फिर उसने कहा कि अगर एक्सेस होती है इनमें से किसी भी एक फ्लूइड की बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर उसकी वजह से फिर जो है वो बॉडी का मिजाज या पर्सनैलिटी जो है वो वैसे ही डेवलप हो जाती है। अगर ब्लैक बाइल एक्सेस में बॉडी के अंदर मौजूद होता है तो ये डिप्रेशन की तरफ पर्सन को लेकर जाता है, एंशियस हो जाता है पर्सन, इरिटेबल होता है। और अगर फ्लैजम जो है वो ज़्यादा अबंडन हो रहा था बॉडी में, तो ये काम डिस्पोजिशन को शो करता है बहुत ही ज़्यादा, जैसे रेस्ट की कंडीशन में पर्सन हो वैसे। और ओवर अबंडेंस ऑफ ब्लड जो है वो फ्लक्चुएशन ऑफ मूड या मूड शिफ्ट्स को जो है वो शो करता है। इसने जो हर एक फ्लूइड बॉडी के अंदर मौजूद है उसकी एक्सेस के बारे में बताया कि अगर ओवर हो रहा थी बॉडी के अंदर उसकी अमाउंट उस फ्लूइड की, तो बॉडी जो है वो पर्सन किस तरह की पर्सनैलिटी जो है वो उसकी बन जाती है। फिर कंट्रीब्यूशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी कि उसने देखा कि एक पेशेंट जो है उसकी पर्सनैलिटी को हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, स्पेशली ड्रीम्स के थ्रू स्टडी करना जो है उसने बताया। और इम्पॉर्टेंस एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस उस पर भी उसने एम्फेसिस किया। फिर उसने मेंटल डिसऑर्डर्स तीन बताए। उस दौर में उसने तहकीक की, इन्वेस्टिगेट किया। उसने कहा कि मेंटल डिसऑर्डर्स 3 मेजर कैटेगरीज के हो सकते हैं, मीनिया है, मेलनकोलिया और फीवर ब्रेन। फिर उसने हीलिंग पावर का भी बताया कि बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग पावर होती है, वो पर्सन की अपनी ओन नेचर पर डिपेंड करता है। और पर्सन जो है वो अपने आप को सेल्फली अपनी विल पावर के साथ अपना अगर जिनमें स्ट्रॉन्ग होती है वो अपनी डिजीज़ को ओवरकम कर लेते हैं और डिजीज़ को थ्रो ऑफ कर सकते हैं। उसकी थेरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि वो कह रहा था कि हर पर्सन जो है बेसिकली थेरीज उसकी जो है वो टेम्परामेंट और मोटिवेशन के हवाले से थी। और फिर उसने फिजियोलॉजिकल उसको साइकोलॉजिस्ट कहलाया वो, और जो उसकी थेरीज हैं वो ज़्यादातर पर्सन की पर्सनैलिटी के पर बेस कर रही थी। अगला है कॉन्ट्रीब्यूटर गैलन ने मेडिसिन को स्टडी किया। और एनाटमी जो है बेसिकली वो उसने स्टडी किया। एनाटमी क्या होता है कि इंटरनल बॉडीली ऑर्गन्स जो हैं उनकी डिटेल स्टडी जो है उसने की। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से भी उसने बात की। उसने कहा किस वजह से ये हो सकते हैं, क्योंकि जब पर्सनस जो हैं वो ओवर इमोशंस शो करते हैं, कोई ग्रीफ वगैरह एंड वायलेंट बिहेवियर, एंगर, फियर वगैरह, जब ये ओवरली रिएक्ट करता है पर्सन, तो फिर ये चीज़ जो है वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस जो है वो सबसे पहला साइंटिस्ट था, फिलोसोफर था, जिसने सबसे पहले वर्ड साइकी जो है वो इवॉल्व किया। और उसने कहा कि जो सोल होती है उसके 3 मेजर पार्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट उसकी टीचिंग्स हैं। टीचिंग्स उसकी क्या थी, एडवांस, यानी वो जो था वो एडवोकेट ऑफ फ्री पब्लिक हायर एजुकेशन था। वो ये चाहता था कि लोगों में आम तालीम जो है वो आम और विदाउट एनी ड्यूज़ होनी चाहिए। हर पर्सन जो है माशरे के अंदर उसको एजुकेट करना ज़रूरी है, ये उसकी अपनी थिंकिंग थी। फिर सोक्रेटिस जो था उसने खुद भी वो टीच करता था स्टूडेंट्स को, तो उसने डायलैक्टिक्स का मेथड जो है वो यूज़ किया। स्पेशली कई दफ़ा ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाता है, एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि सोक्रेटिस जो है सबसे पहले साइकी वर्ड भी उसने यूज़ किया था। अब ये हर जो भी कंट्रीब्यूटर है उसके अंदर आपने छोटी छोटी उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है आपने ज़रूर मेन फोकस में रखनी है। ये एमसीक्यूज़ के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इस तरह की जो आइटम्स हैं वो आ सकते हैं। ये लॉन्ग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है। सोक्रेटिस जो है उसने बेसिकली डायलैक्टिक मेथड यूज़ किया अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। वो जो है वो नॉलेज सीकिंग नॉलेज का जो मेथड है वो उसका डिपेंड कर रहा था क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर। वो टीच करता था अपने स्टूडेंट्स को थ्रू क्वेश्चनिंग, और स्टूडेंट्स को वो इंकरेज करता था, वो क्वेश्चन करते थे और फिर आंसर्स के थ्रू नए नए आइडियाज़ जो है वो जनरेट होते थे, डिस्कशन आगे से आगे बढ़ती थी। फिर शार्पर डेफिनेशन ऑफ आइडियाज़ की उसने डेफिनेशन दी। और ट्रूथफुलनेस को पर का वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर था, और उसने कहा कि ट्रूथफुलनेस जो एक बेसिक क्वालिटी है पर्सन की, और इसी चीज़ के पीछे ही बल्कि उसने अपनी जो डेथ है, मौत है उसकी, तो उसकी वो इसी के पीछे उसने एक्सेप्ट की थी, क्योंकि वो ट्रूथ जो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। और बहुत सारे उसके इस विच्चू की वजह से उसके फॉलोअर्स बन गए बहुत ज़्यादा, और उसकी जो उस वक्त की हुकूमत थी उसको ख़दशा पैदा हो गया कि ये बंदा जो है बगावत कर सकता है। उन्होंने उसको जेल में डाल दिया और उसके लिए पनिशमेंट के तौर पर उसके लिए जहर का प्याला जो था वो उसको दिया। तो उसने वो उसके जो फॉलोअर्स थे वो इरिटेट हो गए, उन्होंने कहा कि हम इस पे स्ट्रॉन्गली जो है वो हम
इस हवाले से जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं किसी किस्म का बिगाड़ अपनी शख्सियत की वजह से नहीं चाहता। फिर उसके लिए जो सज़ा तजवीज़ हुई जहर का प्याला पीना था, इसने फिर खुद ही पिया था सोक्रेटिस ने, इसने फिर उसकी डेथ हुई। तो गोल ऑफ लाइफ उसका क्या था कि सर्च ऑफ रीज़न, वो कहता था कि लाइफ का कोई एक पर्पज़ है कि क्यों है इंसान और किस वजह से है, तो ये रीज़न फाइंड आउट करना, लाइफ का प्रॉपर पर्पज़ जो है वो ढूंढना, यही गोल ऑफ लाइफ है। सोसाइटी उसने कहा कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पीपल जो हैं उन्हें अपने आप को, उनको आइडेंटिफाई सेल्फली अपनी क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक मिलकर रहने वाला जो सिलसिला है वो ज़रूरी है। और सोसाइटी जो एक मॉडल के तौर पर पर्सन के लिए एक्ट करती है, स्पेशली अगर ट्रूथ प्रिवेल कर रही है सोसाइटी के अंदर, तो एक आइडियल सोसाइटी है। सोक्रेटिस जो था वो अपनी इस विचू यानी ट्रूथ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। ये फर्स्ट एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़र का इसको नाम दिया जाता है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हवाले से इसका जो है वो इसने डिस्कस किया कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हवाले से, यानी कैसे इंसान को लाइफ में सर्कमस्टेंसेस पेश आते हैं और कैसे वो उनको डील करता है। तो लाइफ क्या है, उसको कैसे डील करना है, इस हवाले से भी उसके जो व्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट है प्लेटो। प्लेटो जो था वो सोक्रेटिस का ही स्टूडेंट था, और प्लेटो का नाम जो है वो प्लेटो इसलिए उसको दिया गया था क्योंकि उसके वो ब्रॉड शोल्डर्स थे उसके, तो इस वजह से उसको प्लेटो का नाम दिया गया है। प्लेटो जो था बेसिकली उसने कहा कि एक्यूरेट नॉलेज की तरफ जो उसने कहा, रीजनिंग जो है उसके थ्रू हम एक्यूरेटली नॉलेज हासिल कर सकते हैं। स्पेशली डिडक्टिव रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उसने दिया था। डिडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव क्या होती है इसकी डिटेल के आगे थिंकिंग वाले चैप्टर में आगे उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में ये बता दूँगी आपको। फिर डुअलिस्टिक व्यू दिया उसने, क्या डुअलिस्टिक, डुअल से लफ्ज़ होता है, डुअल मीन्स दो। तो उसने कहा कि माइंड और बॉडी जो हैं वो असल में दो अलग अलग चीज़ें हैं। माइंड जो है वो इमॉर्टल होता है, इमेटीरियल होता है, बॉडी जो है वो मटीरियल होती है। और दोनों चीज़ें जो हैं ये मर्ज अप नहीं होती बॉडी के अंदर, बल्कि सोल अलग रहती है बॉडी के अंदर और फिर ये निकल जाती है जब बॉडी में से, तो बॉडी की डेथ जो है वो हो जाती है। तो इसने डुअलिस्टिक व्यू फॉलोअर था ये। फिर इसने वेलफेयर ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट भी दिया कि थॉट और नॉलेज जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लेयर है, यानी चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना और नॉलेज गेन करना जो है ये बाकी चीज़ों से मटीरियलिस्टिक अप्रोच से बहुत बेहतर है, और ये प्लेयर गेन करने का सोर्स है। फिर रीजनिंग के हवाले से भी इसने बात की, तो ये इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग जो है उस हवाले से था इसका, ये डिडक्टिव रीजनिंग का सपोर्टिव था। फिर आइडिया की थ्योरी भी इसने दी कि आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं। और फिर इसने आइडियलिस्टिक के भी आइडियाज़ का बिलीवर था ये। इसने डिस्टिंग्विश करना सिखाया कि रियलिटी और अपीयरेंस में डिफरेंसेस क्या हैं, यानी क्या चीज़ रियलिटी है, उसके बिहाइंड फैक्टर्स क्या हैं। कोई चीज़ ऐसे अपीयरेंस में हमें लग रही होती है लेकिन एग्जैक्टली वो ऐसे नहीं होती, उसके बिहाइंड फैक्टर्स कुछ और होते हैं। तो इसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना सिखाया कि क्या रियलिटी है और उसके बिहाइंड अपीयरेंसेस क्या हैं। फिर साइंटिफिक इंक्वायरी जो है ऑब्जर्वेशन पर बेस करती है, ये भी बेसिकली उसने एज अ टूल जो है इन्वॉल्व किया इस चीज़ को कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो करनी पड़ती हैं। फिर सोल के हवाले से उसने कहा कि 3 मेजर टाइप की सोल्स जो हैं वो होती हैं। एपिटाइट सोल होती है, स्पिरिट और रीज़न। एपिटाइट वाली सोल जो है उसने सबसे लोअर लेवल की सोल उसको कंसिडर किया, और जो स्पिरिट है उसको उसने मिडिल लेवल की जो है वो सोल कहा। और उसने कहा कि ये एम्बिशियस होती है, स्ट्रेंथ ऑफ पर्पसेस होते हैं इसमें। और एपिटाइट वाली जो होती है वो हंगर और सेक्स पर बेस कर रही होती है। स्पिरिट वाली के अंदर एम्बिशंस और स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस मौजूद होती है। रीजनिंग वाली जो सोल है इसको ये हाईली जो है वो ओवर लास्टिंग सोल होती है, और ये हाईएस्ट रैंकिंग में मौजूद होती है। और फिर प्लेटो जो है उसने डिफरेंट एंगल्स के हवाले से थेरीज दी, जैसे उसने थेरी ऑफ क्रिमिनल्स दी। उसने कहा कि क्रिमिनल्स क्यों बन जाते हैं, उनके बिहाइंड क्या फैक्टर्स होते हैं, क्राइम्स कंडक्ट क्यों वो करते हैं, उनके पीछे मेंटल साइकोलॉजिकल इलनेसेस हो सकती हैं, उसने ये थेरी दी। फिर उसने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की टर्म, कि हर पर्सन जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो नज़र आ रहे हैं उसके, और जो उसकी अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हर पर्सन के दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट है एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल जो था ये भी प्लेटो का शागिर्द था, उसका पिपल था, और उसने एक्सटेंसिवली मेंटल डिसऑर्डर्स जो है उसके हवाले से एरिस्टोटल का काम है।
उसने वो बिलीव करता था कि पीपल स्ट्राइव करते हैं कि वो अपना पेन एलिमिनेट करें और प्लेयर को गेन करें। ये प्रिंसिपल उसने दिया। प्लेयर प्रिंसिपल के तहत उसने कहा कि लोग जो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं कि वो प्लेयर जो है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं सारी लाइफ में और पेन को अवॉइड करते हैं। तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये टर्म भी उसने सबसे पहले इवॉल्व की। उसने कहा कि मैन जो है वो सोशल एनिमल है और अकेला नहीं रह सकता और उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों से अपनी लाइफ जो है उसको स्पेंड करने के लिए। फिर एसोसिएटिव प्रोसेस में उसने देखा कि थिंग्स आर सीन एज एसोसिएटेड। उसने कहा एक चीज़ें जो हैं एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, लिंक अप होती हैं। अक्सर सोसाइटी के अंदर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ये मिल चीज़ों का आपस में मिलना, मुशाबहत इख्तियार करना, मुतज़ाद होना। कॉन्टिग्यूटी मीन्स कॉन्टीन्यू रहना किसी चीज़ का। तो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं इस हवाले से फिर उसका वर्क था। फिर लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी उसने बताया कि लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी में से कहा कि द मोर फ्रीक्वेंटली एन एक्सपीरियंस इज़ रिपीटेड द बेटर इट विल बी रिमेंबर्ड। यानी जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम कोई एक्सपीरियंस बार बार जो है उसको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम रिपीट कर रहे होते हैं किसी एक्सपीरियंस को, तो ये हमारी जो लर्निंग का बायस बनता है। जैसे हमारी हैबिट डेवलप कैसे होती है कि हम जब भी कोई काम, एक एक्शन जो है शुरू में हम एक्शन कॉन्शियस होकर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हम एक्शंस को कंट्रोल करते हुए कॉन्शियस होते हैं कि भाई ये करना है, भी ये करना है। लेकिन जब हम सीख चुके हैं तो फिर अनकॉन्शियसली हम साथ साथ कोई और वर्क भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, साथ साथ ड्राइव भी कर सकते हैं। तो इस तरह हैबिट्स कैसे डेवलप होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो भी एक्सपीरियंस बार बार रिपीट होता है वो फिर अच्छी तरह से जो है वो मेमोराइज हो जाता है खुद ब खुद। आगे उसने बताया था लॉ ऑफ ईज़। लॉ ऑफ ईज़ जो है उसने कहा कि सम इवेंट्स आर रिमेंबर्ड मोर इजली देन अदर। यानी जो भी इजी चीज़ें होती हैं उनको रिमेंबर करना आसान होता है, वो खुद याद हो जाती हैं। जो डिफ़िकल्ट होती हैं वो मुश्किल होती हैं, उनको रिमेंबर करना जो है वो मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट उसने इमोशंस पर बात की और उसने इमोशंस के हवाले से बताया कि इमोशंस जो हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या हैं, एंगर की फीलिंग क्या है, प्लेयर की फीलिंग क्या है। उस चीज़ को उसने डिस्कवर करने की कोशिश की। उसने बताया कि स्टेट ऑफ माइंड से कैसे ये रिलेट करते हैं इमोशंस। फिर लेडर ऑफ क्रिएशन दी उसने कि लेडर ऑफ क्रिएशन में उसने बताया कि जो सोल है उसके 3 मेन लेवल्स होते हैं। न्यूट्रिटिव होती है, सेंसिटिव और रैशनल सोल, 3 लेवल्स उसने बताए। और न्यूट्रिटिव जो होती है प्लांट्स में उसने कहा मौजूद होती है, सेंसिटिव वाली सोल जो है वो एनिमल्स में होती है, रैशनल जो है वो ह्यूमन बींग्स में मौजूद होती है। फिर एक्ट्स के हवाले से उसने बात की, एक्शंस के हम क्यों परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्ट। जब हमने कोई ना कोई एक्ट हम क्यों इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हम कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं, प्लेयरेबल चीज़ हम अचीव करते हैं, पेन जो दे रही होती चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक्ट्स हमारी इसी चीज़ पर बेस कर रहे होते हैं, इसी प्रिंसिपल पर बेस करके हम एक्शन शुरू करते हैं। फिर एक्चुअल पोटेंशियल की और पोटेंशियल की उसने बात की कि पोटेंशियल जो है वो पॉसिबिलिटीज़ ओपन टू अस होती हैं। एक्चुअल पोटेंशियल जो होता है ये हम एक्चुअली हैं क्या, ये वो होता है। एक्चुअल पोटेंशियल हमारे अंदर मौजूद कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो वैसे पोटेंशियल है, तो हमने वो पोटेंशियल हम गेन कैसे कर सकते हैं, कोई सलाहियत, ये वो बताइए उसने। पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंशियल और पोटेंशियल में डिफरेंस में कि पोटेंशियल में हम गेन करने की सलाहियत कैसे रखते हैं और एक्चुअल पोटेंशियल में हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। फिर सोल जो है उसने 3 तरह की, पीछे भी मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिटिव, सेंसिटिव और रैशनल। न्यूट्रिटिव प्लांट्स में पाई जाती है। उसने कहा था सेंसिटिव जो है ये कॉमन हो सकती है एनिमल और ह्यूमंस में, रैशनल जो है सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है। फिर फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है उसको क्योंकि बायोलॉजी के एरिया में उसका ग्रेटर वर्क था, इसलिए उसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसका भी डुअलिस्टिक व्यू था माइंड और बॉडी के हवाले से। इसने कहा ये दोनों मर्ज नहीं होते बल्कि सेपरेट ही बॉडी के अंदर ये मौजूद होती हैं। डुअलिस्टिक थिंकर था वो। अच्छा, फिर नॉलेज के हवाले से, नॉलेज का वो एक ग्रेटर सपोर्टर था नॉलेज का, और वो कहता था कि नॉलेज जो है बेसिकली साइंस, स्पेशली नेचर का नॉलेज हासिल करना जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। रीजनिंग देना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना और साइंटिफिकली चीज़ों को जो है उनको लॉजिफाई करना, ये उसने इस हवाले से बात की। अब नेक्स्ट जो हमारा मेडिवल पीरियड है वो अगले मेडिवल पीरियड हमने करना है। फिर हमने रेनेसेंस और साथ ही मॉडर्न पीरियड, ये तीनों पीरियड इंशाल्लाह अगले उसमें लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आप इतना कर रहे हैं, उसके हवाले से क्वेरीज हुई तो सेपरेट पूछ लो।